अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर आपको देख के भी तो मेरी हार्ट बीट ऊंचा बोलिएगा। नाम क्या है आपको? अस्मा। हाँ जी? अस्मा। 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 जी सर। और किन के थ्रू आई हैं? सर मैं आयशा जी के थ्रू आई हूँ। आयशा जी के थ्रू आए हो? अच्छा जी, फरमाएं कैसे सर आना ये हुआ? बात आपने मुझे ख्वाब में भी पूछी थी एक हफ्ता पहले। ख्वाब में क्या पूछा था मैंने? ख्वाब में मैंने आपको देखा तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा करीब थी मैं आपके। तो आपने मुझसे पूछा कि आपने दुआ की भी है? मैंने कहा हाँ जी आयशा जी ने करवाई थी। कौन सी आयशा जी? इतनी आयशा, जैसे अक्सर आप ऐसे कह देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आयशा नजम जी ने। तो आपने कहा अच्छा चलिए आंखें बंद कर लें अब, और आपने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं वहीं गिर गई। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी पिक्चर्स नज़र आईं, काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन एक याद रह गई। खाना काबा के ऊपर बस मुझे थोड़ी आग सी नज़र आई, और उसके बाद काफ़ी लंबा ख्वाब चला लेकिन याद नहीं, बस इतना याद था। सर मैंने दुआ की थी मई में, आयशा जी ने करवाई थी। फर्स्ट सेशन उनके घर थेरेपी सेशन लिया था मैंने। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। तो सर लास्ट इधर बैठे हुए दो बातें याद आई जो अभी तक नहीं याद थी। पता नहीं क्या था, वैसे मुझे आज ही याद, अभी यहाँ ही आई। सर मेरा 1 साल पहले अगस्त में सर्जरी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड की, और पता चला कि वो कैंसर है, लो ग्रेड कैंसर है। और मैं लाहौर से हूँ, शादी सियालकोट हुई हुई है, 10 साल हो गए हैं, 2 बेटे हैं, एक 9 साल का है, एक 4 साल का है। तो मेरे लिए तो वो क़यामत थी। मैं वहाँ से यहाँ अपने पेरेंट्स के घर अभी तक हूँ। पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी जी, आपकी हुई किस जी। साइड की? राइट राइट की हुई थी। तो उसमें पता चला कि कैंसर है अंदर? सर उससे पहले डायग्नोज ही नहीं हो रहा था। कुछ डॉक्टर्स के पास गई, वो किसी ने मजाक भी बनाया कि कोई ऐसी दर्द नहीं है आपको। और 2-2.5 माह तो सियालकोट में या लाहौर? सर लाहौर में उमर हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में मैं गई। तो उसके बाद सर सियालकोट के एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ना अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो उनको कुछ सस्पिशियस लगा। तो फिर बस यही ऐसे शुरू हो गया। कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये टीबी है, काफ़ी मुझे ड्रिप्स वगैरह लगती गई। फाइनली एक ENT स्पेशलिस्ट के पास गई, वो हेड एंड नेक सर्जन थे। उन्होंने कहा आप MRI कराओ। उसमें जब उनको नज़र आया तो उन्होंने कहा इसकी सर्जरी होगी, लेकिन मैं भी ये नहीं बता सकता ये सुपरफिशियल है या डीप है, तो ये तो सर्जरी के बाद बताऊंगा। 2-3 घंटे लगेंगे। नेशनल हॉस्पिटल में सर्जरी हुई मेरी। नवीद असलम साहब तो नहीं थे? जी बिल्कुल। आपने हेड एंड नेक सर्जन का है और अप्रोच सिर्फ बोली है तो देखो मैंने पहचान लिया। सर मेरे लिए तो वो फरिश्ता थे। नहीं वो वैसे देखने में भी फरिश्ते फरिश्ता ही हैं, बोलने में भी फरिश्ते जैसे। बहुत। मेरा तो आधा दर्द दूर हो जाता है उनके पास जाके। महंगा सर्जन है लेकिन वो डिजर्व करता है जितना प्यार से सर्जरी जिस तरह की वो करता है। सर उन्होंने मुझे कहा कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी सर्जरी पे 5 घंटे लगाए। और जब वो मुझे नेक्स्ट डे मिलने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत यंग हो और पढ़ी लिखी हो, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड थी। और बस अच्छा इम्प्रेशन नहीं आया। लेकिन मेरा फिर भी जहन उस तरफ नहीं गया कि ये शायद कैंसर की बात हो रही है। मेरे घर वालों को पता था, मेरे हस्बैंड सबको वो बता चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे रिपोर्ट का। तो सर जिस दिन रिपोर्ट आई तो वो हम सब के लिए क़यामत थी। था लो ग्रेड। और उसके बाद मेरी 6 वीक्स के बाद रेडिएशन स्टार्ट हुई। से 6 वीक्स के बाद ये हुआ कि मेरा MRI जब हुआ शौकत खानम से ही, लिबर्टी से, तो उन्होंने कहा उसमें रिपोर्ट में ये था कि आपका सर्जरी ठीक नहीं हुई है, दोबारा सर्जरी कराएं। एक और इत्तेफाक हॉस्पिटल में और सलीम मेमोरियल के डॉक्टर थे, उन्होंने तो मुझे बहुत बुरी तरह डांटा कि एक ही हेड एंड नेक सर्जन नहीं है, आप इनके अलावा आप चले। और मुझे रेफ़र भी सर नवीद ने ही किया था उनका। तो उन्होंने कहा और किसी सर्जन के पास जाके अपनी सर्जरी, अपनी नर्व को सेक्रीफाइस करें। सर नवीद ने मुझे बताया कि आपका जो ट्यूमर था वो फेशियल नर्व के ऊपर था, तो आप यंग हो, 2 बच्चों की माँ हो, तो मैं ये आपके साथ नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
तो ये है कि आपको फेशियल ये जो मुझे वीकनेस थी बहुत देर तक रही, अभी भी है, और फिर मैंने थेरेपीज़ वगैरह मेरी होती रहीं, बेहतर हो गया। तो जब मेरा MRI हुआ 6 वीक्स के बाद, तो ये सारा उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी रीसर्जरी होनी चाहिए। तो सर नवीद के पास हम गए। सर नवीद ने कहा कि आप परेशान हो, मैं करता हूँ कुछ। उन्होंने अपने रेफरेंस के थ्रू एक मुझे डॉक्टर बताए सलीम मेमोरियल में रेडिएशन के लिए। उन्होंने कहा हमें किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है मैंने क्या किया है, तो आप बस जाके रेडिएशन करवाओ। तो सर मेरी रेडिएशन स्टार्ट हुई, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा कि मैं एक दफ़ा MRI कराना चाह रही हूँ आपके हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा ठीक है आप करा लो। सर अभी बैठे हुए ये याद आया मुझे कि मैं सुगर रहमान थेरेपी की थी, लेकिन वो 7 दिन में एक बार की थी। वो मुझे किसी ने दुआ नहीं कराई थी, मेरे बस वो कार्ड जो हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, और उसमें ये नहीं मुझे पता था कि पानी आपने बाद में पीते रहना है। तो वो बस मैंने 7 दिन कर ली, और उसमें मेरे साथ यही होता था उसके बाद कि एक MRI में रिपोर्ट कुछ और होती थी और दूसरे में मैं कराती थी। जब सलीम मेमोरियल से कराई तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो सर कहने लगे कि जो रिपोर्ट जिसने रिपोर्टिंग की है वो उसको नहीं पता चलता MRI में कि ये स्कार है या कुछ ट्यूमर था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसी आपको रिपोर्ट बना दी है। तो मेरी रेडिएशन स्टार्ट हो गई, 33 सेशंस हुए, और सर उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई जो सर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेडिएशन से हो जाती है प्रॉब्लम, वो मुझे उतनी सीवियर नहीं हुई थी। और नवंबर में मेरी रेडिएशंस कंप्लीट हो गई, और सर उसके बाद मैं फरवरी में गई उम्रे पे। बचपन से ही मेरे फादर जो है वो हम बच्चों को सिर्फ मदीना शरीफ लेके जाते, तो कहते थे जो लेना है ले लो, मदीना शरीफ की बरकत है, कभी इनकार नहीं किया। और बचपन से ही मैं सिर्फ एक की उम्रे के लिए बस गई हूँ, अभी तक मैंने हज नहीं किया। तो वो मुझे लेके गए थैंक यू के लिए, हम गए सब पूरी फैमिली हम गए। और वहाँ से जब मैं आई तो मेरा प्लान यही सर ने किया हुआ था कि हम मार्च में पेट CT स्कैन कराएंगे। सो वो मेरा हुआ, रमज़ान शरीफ ही था, स्टार्ट हुआ था, और वो क्लियर था, उसमें था कि कोई डिज़ीज़ नहीं है, बस 1-2 लिम्फ नोड्स उनको लगे कि स्वेलिंग, मैंने वायरल इन्फेक्शन मुझे काफ़ी सीवियर था। तो सर नवीद ने फिर मुझे कहा कि आप अभी वेट करो और 4 to 6 वीक्स के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ, MRI कराओ। सर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उनको कुछ सस्पिशियस लगा। सर ने कहा कि अब आप MRI करा लो, MRI भी ठीक आया। उसके बाद सर परेशान हो गए, कहने लगे कि मेरे लिए परेशानी की बात है कि एक अल्ट्रासाउंड में आ रहा है सस्पिशियस कुछ है, उनको नज़र आया है, और वो भी सर ने ही मुझे रेफ़र किया एजनाटिक्स। अब सर मेरे साथ खुद गए अल्ट्रासाउंड करवाने, और उन्होंने ये देखा कि टूवर्ड्स एयर कैनाल, क्योंकि मेरा कान बंद था, खुलता था बंद होता था, दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही एकदम आँख में दर्द, चीक में, इस तरह मुझे बहुत सीवियर दर्द होती थी, शार्प पेन होती थी। सर मेरा FNAC हुआ, FNAC में भी आया कि अभी डिज़ीज़ है, सेल्स मिले हैं उनको। सर एक ने फिर कहा अब आप आगा खान रिपोर्ट भेजो अपने सैम्पल्स, क्योंकि एजनाटिक्स से ही करवाई, तो सर डाउट में आ गए। फिर दोबारा आगा खान गया। जब आगा खान मिल गई तब मैंने सुगर रहमान थेरेपी स्टार्ट की थी मई में। तो सर उसके बाद मैंने कोई स्कैन नहीं करवाया अभी तक, और वो बस फाइल ऐसे क्लोज़ कर दी है। लेकिन घर वाले जो हैं, भाई जो है, वो रोज़ याद कराते हैं कि अब तुम्हें हमने पकड़ के लेके जाना है और टेस्ट होना चाहिए। अभी ही बैठे याद आया कि जब मैंने सुगर रहमान कर ली थी, मैंने हिजामा कराया था, और वो भी अभी आप ही की वीडियो देख रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि 2 कश्तियों में सवार जो थे। ये खैर मुझे बात आयशा जी ने बता दी थी, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम सेशन लेने गई तब मुझे ये नहीं पता था कि आप और आयशा जी एक ही सिलसिला है। मुझे था आप और हैं और वो और पे मतलब पैगाम एक है। तो
सर ये अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं कराया, अब ये मैं दुआएं करा रही हूँ, अभी तो 2 ढाई माह हुए हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं करवाई है। दुआ कराती हूँ और अभी मुझे दर्द भी होती है मेरे कान में, मेरा कान बंद हो जाता है। मुझे आयशा जी ने कहा आप ना कसीदा बुगदा शरीफ सुनो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे सर में दर्द था, मुझे बहुत शार्प पेन होती थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना तसव्वुर ये करना है कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैब पर आपने सर रखा हुआ है, तो आप कसीदा बुगदा शरीफ 7 दिन सुनो। सब मैं सिर्फ 2 या शायद 3 दिन ही सुन पाई थी, और मैंने उनको बताया कि मैं जब भी सुनती हूँ मेरी तबीयत ख़राब इस तरह मुझे बहुत रोना आता है, और मैं अपने आप पे काबू नहीं, मुझे बात बात पे रोना आ रहा था वो 2-3 दिन। मैंने उनको बताया कि मैं तो लैब तक क्या जाती, मैं तो उनके कदमों से ही ऊपर नहीं उठ पाई थी, और मैं एक ही बात कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दें। सिर्फ उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा उम्रे का प्लान बन गया मेरे भाइयों के साथ, और मैं अपने बच्चे छोड़ के गई। कभी ज़िंदगी में इस तरह अकेले मैं नहीं गई हूँ, पूरी फैमिली के साथ जाती रही हूँ। और मैं मदीना शरीफ चली गई, गए ही हम डायरेक्ट मदीना शरीफ। सब वहाँ जितने दिन रही, कुछ दिन 2 बार भी राजुल जन्ना की ज़ियारत की मैंने। और वापस आई हूँ, वहाँ पे भी एक दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुई, शार्प पेन हुई। आयशा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप ये देखो कि आप किस दर पे बैठी हुई हो, तो अपना फोकस वहीं रखो जहाँ पर आप हो। फोकस अपना किया वहाँ। 2 रातें हमारी मक्का पाक में थी। मियाँ भी साथ गए हुए थे? नहीं, मैं और मेरे 2 भाई, छोटे 2 भाई हैं मेरे, मैरिड हैं, हम तीनों गए हैं। बच्चे उन्हीं के पास घर पे रहे। तो मियाँ किसके पास? मियाँ बच्चों के पास, बच्चे मियाँ के पास। तो बच्चे मियाँ के पास कि अम्मी के पास? सर इधर अम्मी, उन्होंने 2 दिन के लिए बच्चों को सियालकोट ले गए थे, बाकी इधर मेरी अम्मी थी, हम भाभियाँ बचपन थी। से यही सुनते थे, हमारे गांव में कई बार जाते थे गर्मियों में, तो अचानक पता चलना कि फलां अंकल या आंटी या बूढ़े जितने थे गांव में या बुजुर्ग बहुत बीमार हैं। तो गांव हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन चूँकि बहुत पुराना है और सारे इंटरलिंक्ड हैं, रिश्तेदार ही हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और किसी के घर भी जा धमकते हैं। अब तो खैर वहाँ भी बड़े बड़े घर बन गए हैं, तो पता चलना कि बहुत सीरियस हैं फ़लाँ अंकल या आंटी। और ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं 67 मॉडल हूँ, तो हूँ ब्रांडेड लेकिन 67 मॉडल हूँ, तो मैं 70s की बात मैं कर रहा हूँ। शदीद गर्मियाँ होती थी, अब तो वो गर्मी नहीं होती, और कच्ची सड़कें, गांव की गलियाँ, मकान, उसमें धूल होती थी और उसी में फिर रहे होते थे। तो वो पता चलना कि फ़लाँ नानी अम्मा की बातें सुननी मैंने, कई बार वो आपस में एक दूसरे को बता रही होती थी, किसी की खबर लेके आई हैं तीमारदारी करके। तो वो एक तो उन्होंने जब ये कह देना ना कि उधर नाक मुड़ गया है, नाक उधर नाक के लगे, ठीक है, तो वो हमें भी पता चल जाना कि जिसका नाक टेढ़ा हो जाता है यानी वो मरने वाला होता है। ये गाँव वालों की निशानियाँ होती थी। या किसी ने कहना कि वो तो माशाल्लाह आज बिल्कुल ठीक है, बाहर फिर रहे थे, उन्हें नहीं बचना, उन्होंने बीमारी छड़ गई है ना, बस उन नहीं बचता। तो वाकई एक आध दिन बाद पता चलना कि वो बंदा फिर फौत हो गया। तो ये निशानियाँ निशुनियाँ लोगों ने अपनी रखी होती हैं। यानी बंदा ठीक भी हो जाए तो कहते हैं नहीं इन्हों बीमारी छड़ गई है, नहीं हूँ वैसे चले जाना है, जाना इन्हें है ही है। और नाक की हड्डी टेढ़ी हो जानी, और पता नहीं क्या थी छोटे होते की बात। तो उसमें एक और बड़ा पेट फिक्रा होता था जिसमें उम्मीद होती थी। गांव के साथ ही ननकाना साहब है, तो वहाँ लेके जाते थे, तो वहाँ 2 डॉक्टर साहबान होते थे, उनके बच्चे सुन रहे होंगे कई, अगर अब्दुल हई साहब और अब्दुल हकीम साहब, तो उन दोनों के बारे में भी एक कंपैरिजन गांव में ये नहीं होता था कि जो खबर लेने आता है उसने आगे से भी सारों की तीमारदारी ठीक ठाक करनी होती थी, घर वालों की, मरीज़ की भी, और उस पर कमेंट भी उसने देने होते थे कि इलाज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें अगर वो अब्दुल हई के पास जाता है और वो अब्दुल हकीम के पास लेके गए हैं, तो उसने ये भी उन्हें कहना होता था कि तुसी कल ही गए सो अब्दुल हकीम को, तुसी अब्दुल हई को लेके जाओ। और अगर वो अब्दुल हकीम साहब का फ़ैन है तो फिर अगर वो अब्दुल हई के पास गए हैं तो वो भी एक आते आते उन्होंने एक शोशा छोड़ा ना है
कि जनाब आप उसके पास लेके जाएं, लेकिन आगे से एक फ़िक्रा और पता चलता था कि वो कहना कि उन्हें जवाब देता है उन्हें कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, ठीक है। और ये मुझे ख्याल है कि हर जगह ही यूज़ होता है, इसलिए अब एक आम स्लैंग भी है कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। तो आपकी मुझे समझ नहीं आई कि आपको घर वालों ने कहा कि ये बच गई है, इन्हें सियालकोट ले जाओ, ठीक है। तो शादी सियालकोट हो गई। शादी सियालकोट वाले मेरे खिलाफ ही ना हो जाए तो टैंक भी नहीं सुना छोड़ते। तो वहाँ जाके बीमार हो गई आप? सर जब से शादी हुई है बीमार वही ना बस। तो वो सियालकोट वाले जो हैं वो रिलेटिव्स हैं या आउट ऑफ फैमिली हैं? मेरे हस्बैंड आए हुए हैं मेरे साथ। आए हुए हैं वो काले लिबास वाले? नहीं, ये ग्रीन शर्ट में। अच्छा, ये क्या आपका कोई अपना बिजनेस है सर्जरी के हालात का? बिजनेस है जी, स्पोर्ट्स का जी, स्पोर्ट गुड्स का। दो ही चीज़ें, या सर्जिकल हालात या स्पोर्ट्स गुड्स? स्पोर्ट्स तो आपका स्पोर्ट्स का है, ठीक, माशाल्लाह। तो वहाँ जाके आप बीमार हो गई, ठीक है। हालांकि सियालकोट वाले तो इतने चावल खिलाते हैं और खाते हैं, तो आपको लगता है चावल नहीं पसंद, तो आपको चावल ज़्यादा खाने पड़े तो आपने गुस्से में कहीं कर दिया हो, तो वो रोटेट कहीं पकड़ा गया। खैर, तो अब नवीद असलम साहब फाइनल क्या कहते हैं? सर उन्होंने तो मुझे कहा हुआ था कि बस अब ईद गुजरती है तो उसके बाद आप दोबारा MRI कराओ, सेलिम मेमोरियल ही जाओ। वो मेरे थे डॉक्टर तस्कीर अब्बास सर ने ही रेफ़र किया था। आपको अब शिकायत किया डॉक्टर से दर्द होती है, कान खुलता है, बंद होता है, और जैसे ये फेशियल नर्व है वहाँ मुझे सारी दर्द होती है। दर्द होती है, जो फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है सारी, उसमें अचानक दर्द की लहर उठती है। लहर उठती है, होती नहीं रहती, लेकिन जब होती है बहुत शदीद होती है, एकदम करंट सा। तो कभी वो आँख वाली साइड पे, ये पूरी साइड, कभी ये साइड पूरी की पूरी, और कान बंद हो जाता है। ये जुबान का कोई हिस्सा भी सुन्न हो जाता है, या उस पर टेस्ट का कोई मसला आता है? सिर्फ टेस्ट का जब रेडिएशन हो रही थी तब हुआ था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया मेरा। ठीक, तो अब आप मदीना मुनव्वरा से भी हो आई, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा बाजी ने दुआ भी करा दी, आपने कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुन लिया है 7 दिन? नहीं सर, मैं सिर्फ 2 दिन ही सुन पाई थी। अच्छा, वो 7 दिन पूरे नहीं हुए? नहीं। वो यहाँ लाहौर सुना था कि वहाँ बैठ के सुना था? यहाँ। तो उसके बाद दोबारा 7 दिन पूरे कर लेने थे। वैसे तो आप उनके दरबार में भी जा पेश हुई, जो वैसे दरबार समझते हैं, लेकिन दिल के दरबार में पेश होना था ना, ठीक। तो वो 7 दिन ही उनके आगे पेश होने हैं। उनसे कहना कि बस उनकी गोदी में सर रख दो, शर्मिंदगी के साथ। मेरे से गलती हुई होगी, मैंने किसी बड़े के साथ कोई ज़ुबान चला दी है अगर, या कोई गुस्सा दिखा दिया है, कोई जेस्चर कर दिया है किसी ऐसे बड़े के आगे जो आपको बड़ा पसंद है, कोई आपका काका काकी है, कुछ अली दे मलंग सुना होगा, अली का मलंग थोड़ा सा टर्म सुनते हो ना जी। गाने कलाम भी बने हुए, मैं ते अली दा मलंग, मैं ते अली दा, ठीक है। कुछ हुसैन के मलंग होते हैं, कुछ नबी के मलंग होते हैं। सर ये इस जर्नी में ये था कि शुरू से मुझे करबला जाने का बहुत शौक़ था, तो ये शौक़ 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और पिछले साल जब बीमार हुई तो कोई जा रहा था, तो मैंने हज़रत इमाम हुसैन के लिए ख़त लिखा। उन्होंने मुझे कहा कि आप ख़त लिखो, सर मैंने ख़त लिखा। मैंने कहा जब मैं ठीक होंगी तो मैं भी करबला जाऊंगी। तो सर जब मैं फरवरी में उम्रे से वापस आई तो साथ ही पेट स्कैन और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, और दोबारा सेल्स मिले उनको। तो अब डॉक्टर नवीद ने तो यही कहा आप MRI करा लो और ईद के बाद करवा के आप मेरे पास आना। अब तो मैंने फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराया। आप बीच में ठीक होते हो, बीच में फिर एकदम से अलामात आती हैं, दर्द होती है, एकदम से यहाँ से कोई तार लगाता है, करंट लगता है, खींचता है ना। मदीना शरीफ में से एक दिन मुझे दर्द हुई है, और उसके बाद जो मेरे कान में वो पॉपिंग साउंड सी आती थी, मैं कुछ सॉलो करती थी तो मेरा कान खुलता था, बंद होता था, वो बिल्कुल ठीक रहा 3-4 दिन। और मैं बार बार देखती थी कि ठीक है, खुद सॉलो करके या टेस्ट करती रहती थी अपने आप को, तो वो ठीक था।
तो अब सही, एक तो ये कि जब मैं दुआ भी किसी को करवाती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। मैं जब उर्स पे भी गई तो मैं आपके बिल्कुल पीछे 6th या 5th रो में थी, मैंने मास्क लगाया हुआ था। और बस आप सबके सर पे प्यार भी दे रहे थे, तो मुझे बस साथ साथ ये भी कह रहे थे कि यहाँ खड़े ना हो। तो अब मैं कंफ्यूज थी, अब इनकी कौन सी बात मानूं। एक तरफ कह प्यार भी सबको दे रहे हैं सर पे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं यहाँ से चली भी जाएं। तो फिर मैं चुप करके बाहर चली गई और जाके आयशा जी को कहा कि सर से मिलना है, लेकिन बाहर आ गई हूँ अब। तो उन्होंने कहा बाहर जाके खड़ी हो जाओ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपकी मैं इसलिए मुलाकात। कह रहा था जी जी कि आप सर। यहाँ से चले जाएं जी। कि लंगर ख़वातीन के लिए शुरू हो खुल गया था, और सर जेंट्स को जगह नहीं और थी। नहीं। जेंट्स ने अंदर आके दुआ नहीं की थी। जी जी वो सारे जेंट्स वो हॉल में बैठे हुए थे। जी कैमरा मैंने बाद में देखा है उसमें रिकॉर्डिंग में कि उधर के कैमरे में भी वो मर्द हजरात पूरा हॉल वो भरा हुआ था। वो सारे अब वेट कर रहे थे कि हमने भी अंदर आके दुआ जी। करनी। तो वो मैं तो कह रहा था कि चले जाएं। अब जी वो लोग नहीं जा रहे थे, और वो ख़वातीन सारे ही कोई सारा आगे करी जा रहे थे। जी या कोई हाथ मिलाना चाह रहा है, या पता नहीं चिपकना चाह रहा है, या पारी करना चाह रहा है, हग करना चाह रहा है, किसी की जो भी अपनी समझ थी उसमें मैं सरों पे हाथ रखी जा रहा था। लेकिन साथ ये कह रहा था कि उधर जाएं, जी लंगर शुरू करें, ताकि ख़वातीन, एक तो लंगर जो होता है बेटा इतनी गर्मी में वहाँ जी लेके जाना, वो ख़राब ना हो, फिर वो टाइम पे सही तैयार हो जाए, बग़ैर किसी एक्यूरेट फिगर तो सामने होता नहीं। एक अंदाज़ा होता है इतने लोग होंगे तो पूरा भी आ जाए माशाल्लाह, और अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। ठीक है। अब ये सारे एक सीक्वेंस में ही था ना, जितनी औरतें थीं अब उतने ही मर्द थे। वो सारे उस जगह पे आ नहीं सकते थे, लंगर वाली जगह पे भी नहीं आ सकते थे। तो वो था कि अब ख़वातीन उधर चले जाएं और मर्द इधर आ जाएं। आप काफ़ी समझदार हैं, तो आप दोनों बातों में एनालाइज कर रही थी कि ये मानूं कि वो मानूं। जी तो ये सोचो कि ये जो 2-4 दिन ठीक रहते हो और एकदम फिर ऐसे होता है, उससे थोड़ी देर पहले किस पे गुस्सा आता है, या किसके साथ किसको जेस्चर दिखाती हो, या किसके आगे बोल जाती हो, बाहर से नहीं तो अंदर से बोल जाती हो। ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या मसला हो रहा है। ठीक है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका अल्लाह के यहाँ दर्जा ज़्यादा होता है, जैसे माँ बाप का दर्जा ज़्यादा ही होता है। सबसे पहले वली अल्लाह जिन्हें आप ज़िंदगी में मिलते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं। आपके माँ बाप हों या आपके खावंद के माँ बाप हों, माँ बाप ही है ना। आप खुद माँ हो, तो आपको पता है कि ये किन मराहिल से गुजरता है बंदा। 9 महीने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। फेवरेट चीज़ की खुशबू भी अब अच्छी नहीं लग रही होती, अजीबो गरीब चीज़ें खाने को दिल करता है, और कुछ नहीं तो मिट्टी खाने को दिल करता है। ठीक है। लेटने पे सांस खराब है, बैठने पे आवाज़ आ रहे हैं, जिस्म फिगर का कुछ हाल हुआ है। वो 9 महीने, और फिर बड़ी तकलीफ़ से दर्द में वो सारा, और जान पे खेल के सर पे कफन बांधा होता है माँ ने। जब वो बेबी पैदा हो रहा होता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। इस सारे मराहिल से गुज़र के तो पाँव में जन्नत आती है। तो वो पहला जो वली अल्लाह जिससे बच्चा मिलता है वो उसके माँ बाप होते हैं। जी। अब बाकी पैदा हो गई किसी घर में बेटी, तो अपने अब्बू के घर वो 20 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, 25-30 साल रहे, जन्नत उसके पैरों के नीचे नहीं आती। एक साहब जिंदगी में आते हैं, उनके प्यार करने की वजह से ये जन्नत पैरों में आ जाती है। अब्बा के घर रहते नहीं आती, तो वो आपका इतना प्रमोशन हो जाती है आपका उन साहब के टच से। ठीक। तो उनका क्या दर्जा होगा। कई लोग होते हैं वो नहीं, उन्होंने शरीर लिबास पहनना होता है, हाफ स्लीव शर्ट पहनी होती है, लेकिन ग्रीन रंग की पहनी होती है।
तो अब वो जो नबीदा मलंग है उसके सामने हुसैन दे मलंग ने पंगा नहीं करना होता। सर जब उन्होंने सूर्य रहमान की ना, मैंने जब मई में आयशा जी के घर अटेंड किया तो उनके काफ़ी मसले थे, उनके अपने बिज़नेस भाइयों के बहुत मसले थे। इनकी वालदा के इंतकाल हुआ जनवरी में, तो उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको पता है। तो सिर्फ उन्होंने दुआ की, 3-4 दिन बाद वो तो बहुत खुश थे, जाके सियालकोट बैठे हुए थे, सब ठीक हो गए। बात समझ आ गई जी ठीक है। तो अब आप सोचें कि जिस बंदे के टच से आपके पैरों में जन्नत आ गई, ठीक। उसके माँ बाप का क्या दर्जा होगा और उसका अपना दर्जा क्या होगा। सर जब मेरी शादी हुई तो इनके वालिद का उससे पहले इंतकाल हो गया हुआ था, लेकिन 10 साल से मेरी ये रूटीन थी कि जब मैं सुबह उठती थी ना, तो उनको थोड़ी एजिड थी और उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। उनकी प्रेफरेंस होती, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं वो बहाना कोई होता है कि कुक ने अच्छा नहीं बनाया, तुम बनाओ, या मेरी ये फेवरेट चीज़ है। इनके अब्बू का वो करती थी हर थर्सडे। तो अक्सर मैंने उठना तो उठते ही मुझे देख के उन्होंने कहना आज तुम मेरे लिए गुड़ वाले चावल बना दो। तो मैंने बना तो क्या ना सियालकोटी ना चावल नहीं चाहिए। हाँ जी मेरा जी ऐसे वो मेरे वाले साहब कहते होते हैं कि रूढ़ी पे भी चावल पड़े होंगे वो नहीं छोड़ने। ऐसे है। तो अच्छा खैर आगे चलते। तो सर ये था कि मुझे दुनिया में चावल मशहूर हैं यहाँ के। जी जी बहुत अच्छे बनते हैं ब्लडी कर्नल चावल हैं, लेकिन जी जी कर्नल नहीं है, लेकिन है वो ज़रा रैंक्ड चावल है जी। तो सर ये था कि मुझे अचीवमेंट लगती थी कि जब वो पेट भर के खाना खाती थी, मैं कुछ बनाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और मेरी दुनिया सिर्फ यही थी कि मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं। वो अच्छा खाना जब खाती थी तो मैं बहुत अच्छा सुकून से सोती थी कि उन्होंने खाना अच्छा खाया है। तो प्यार भी करती थी, लेकिन से जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो फिर एक मुझे ये लगता था कि जब कोई ऐसी कोई मेरे अगेंस्ट बात हो गई है तो वो अब से वो हयात नहीं है, तो मैं खैर बहुत मसले हो जाते हैं रहते हुए। अब मुझे ख्वाब में कई दफ़ा आई हैं, जब उनकी डेथ हुई तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं वहाँ रह सकी, बहुत सर्दी थी और तब मेरी रेडिएशन अभी ख़त्म हुई भी थी। फ़िक्र करती थी, प्यार भी करती थी मुझसे, बहुत करती थी और मैं भी कोशिश करती थी, लेकिन कभी हो जाता था कि घर की ऐसे कोई बात हो जाती थी कि जिसमें मैं अपनी बात उनको बताती थी तो वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि तुम चुप रहा करो, तुम ना किसी को जवाब ना दिया करो, तुम जो वो वैसा है मुझे उसका पता है, लेकिन तुम ना कुछ कहा करो, उनको कुछ तुम चुप कर जाया करो। तो तब से ये लगता था कि मुझे ही चुप करा दिया जाता है, चुप कराते हैं। से वही अपनी गलतियाँ समझ आती हैं। लेकिन उनकी एक चीज़ मैं मिला तो नहीं हूँ जी, वफ़ादार बहुत थी जी, वफ़ादार बहुत थी और ये उनकी एक ऐसी ट्रेट है जो अल्लाह को उनकी ये आदत बहुत पसंद थी। से जब भी कब्रिस्तान जाती पता चला मुझे आप हर जुमेरात को अपने सास और ससुर की खातिर किसी भूखे को खाना खिलाया करो और उन्हें कहा करो कि मेरे सास और ससुर जो हैं उनके लिए दुआ कर दो, या उसे ना भी कहो, उसे तो प्यार से खाना खिला दो और दिल में कहो कि या अल्लाह करीम इसका सवाब मेरे इस नेकी का सवाब जो है वो मेरे सास ससुर को दे दो। जो बंदी अपने खावंद के फौत होने के 8-10 साल बाद भी जुमेरात के जुमेरात खाना खिला रही है किसी को, कर रही थी ना जी, ठीक है, उसको किस सास का डर था, किस ससुर का डर था, किस लालच में खिला रही थी वो। से जब ये थेरेपी मैंने स्टार्ट की तो जब पता चला कि प्रैक्टिकली करना है तो उससे 2 महीने हो गए हैं। मैं भी ये कर रही हूँ, खुद घर तो नहीं बना रही, लेकिन वही किसी के घर आसानी चली जाए। तेरे हाथ के खाने का उन्हें बड़ा मज़ा था जी, और तूने अपने हाथ का बना के जब किसी को खिलाना है तो मज़ा तेरे हाथ का जाएगा उधर। वो जो किचन में तू खड़ी होगी
थोड़ा तेरे मुंह को इधर पसीना आएगा, तेरी फेशियल नर्व जो है ये एक्टिव होगी, इसको थोड़ी झुर्झुरी आएगी, ठीक है, और ये जाग जाएगी। सर वो कब्रिस्तान भी मेरे साथ ही जाती होती थी, उनके वालिद की कब्र पे। अपने वालिद की कब्र पे या इनके इनके वालिद? इनके अपने खावन की। मर खप गया सी। हाँ, मुझे कोई उनके साथ नहीं जाता था, कोई कहता था कि औरतों को जाना मना है। कब्रिस्तान में जाना मना है, इन्होंने जिंदा मार दियो जी इन्होंने वैसे जिंदा गोली मार दियो, लेकिन कब्रिस्तान उंज सुटा हो, लेकिन वैसे नहीं कब्रिस्तान जा सकदियाँ बेटा। ये करबला के बाद बहुत सी कुछ सारा कुछ खुद ही बना है, जी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो क्यों जाती थी? और जाकर इनके वालिद साहब कोई वली अल्लाह थे, बाबा जी थे, मन्नत मानने जाती थी, चढ़ावा चढ़ाने जाती थी, कब्र परस्ती करने जाती थी। उस शख्स ने उसे कौन सा ऐसा प्यार दिया कि वो इतने साल बाद भी उस गले सड़े मुर्दे को या उस कब्र को या उस कब्रिस्तान में जहाँ दिन में से गुजरते हुए डर आता है, ठीक है। वो अलहदा बात है कि हमारी ऐसी दलेर कौम है कि इन्हें तो अब रात को भी कब्रिस्तान से डर नहीं आता, जाके मुर्दे का भी कफन उतार लाते हैं। और ये आपने लाइव में बता दिया है कि आपको मैं ख्वाब में नज़र आया था। जी पिछले हफ्ते देखा। पिछले हफ्ते उस बेचारे का कारोबार 4 पैसे हैं उसके, आपको पता है हुकूमत ने ख्वाब देखने पे टैक्स लगा दिए। उन्होंने कहा जी ये ख्वाबां च करोड़पति हो जाते हैं, ठीक है। तो जो साजे गामे साके ने उन्हें कहना ख्वाबियां के ऊपर भी टैक्स ला दो। तो आपने अगर ख्वाब देखा भी अच्छा ख्वाब, ठीक है, अब मुझे अगर बताएगी आप मेरे ख्वाब में आए थे, मैंने आइंदा जो मुझे कहेगा मेरे ख्वाब में आए थे, मैं तो वह टैक्स लाना, ठीक है, आन जान का किराया, रिटर्न टिकट, ठीक है, ये मुझे देना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये तो सबूत होगा कि मैं गया था अपने खर्चे पे और अभी तक आपने TADA नहीं भेजा। और आपको पता है मैं शुक्रिया नहीं देता, ठीक है। मनशा भाई ने लोगों को बताया कि ये सिर्फ शुक्रिया नहीं देता, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ख्वाब वेख लो तो दसिया ना करो, नहीं तो टैक्स लग जाएगा, ठीक। वो सारी दुनिया की औरतों से सवाल है मेरा, जो यहाँ बैठी हो, जो सुन रही हो, वो औरत हर जुमेरात के जुमेरात किसी भूखे को खाना खिलाती, मोहल्ले में किसी घर खाना बेचती होंगी या किसी भी को सर घर पे हेल्पर्स होते थे, वो खा उन्हें लेते खिला थे। देती थी, या कोई इनके गांव की थी, एक उनकी बेटी बनी हुई थी, वो आ जाती थी तो उनको उसको दे देती थी। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। कितने बच्चे हैं उनके? 9, 8 बेटे 1 बेटी। कितनी उम्र थी उनकी? 75 होगी, 70 70s 70s में होंगी। कितनी बीमारियां थी उन्हें? सर उनका हार्ट जो है ना, जब मेरी शादी हुई उसके 1 साल बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। तो लाहौर, आपकी शादी के 1 साल मेरी बाद? शादी के 1 साल बाद, आपके 1-1.5 साल हाथ बाद, के खाने खा खा के 1-1.5 साल बाद। तो सर वो डॉक्टर ने कहा कि इनके जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हैं, तो ये अल्लाह ही इनको चला रहा है। तो सब ने ये डिसाइड किया कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हम नहीं डॉक्टर इतना तो करवाएंगे। मानते हैं अल्लाह को, जी जहाँ से हमें बात समझ नहीं आती सी कहते ये देखो अल्लाह की कोई मर्जी है, हजे तक साड़ी मर्जी ਨਾਲ नहीं चल सकता है, साड़ी मर्जी होए तो ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, जी ठीक है। तो डॉक्टरों का इलम बहुत बड़ा इलम है, जी सर लेकिन महदूद इलम है, जी ठीक है। और जो डॉक्टर जवाब दे देंगे ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ने जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक है। जी सर। जहाँ डॉक्टर ख़त्म होते हैं वहाँ से तो भी अल्लाह शुरू हो रहा होता है, याद ही तब आता है, याद ही तब। उससे पहले तो डॉक्टर ही अल्लाह बने होते हैं। हाँ नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा, लेकिन नहीं जाते उधर ही हैं। उधर ही है तो डॉक्टर आते ही याद, जी जब ज़रा दर्द हो तो डॉक्टर याद आता है, अल्लाह नहीं याद आता। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इन्हें नहीं बचना, और लाहौर के डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि इन्हें नहीं बचना, तो फिर अल्लाह ही याद आता है जी। और वो अम्मा जी जो थी 70-75 साल की उम्र तक अपनी होशो हवास में थी, सिलेक्टिव थी। एक्टिव 2-3 दफ़ा उनको ऐसा हुआ कि हमें उनको लाहौर लेकर आना पड़ा। डॉक्टर नुमान के पास बह गया इंटरनेशनल, मेरा घर मॉडल टाउन में है।
तो कहती थी कि मैंने घर का खाना खाना है, तो फिर मैं मॉडल टाउन से जब मैं वहाँ उनके लिए नुमान भी मुझे हार्ट का अच्छा डॉक्टर लगा जी है, वो यंग मेरी है। जी जी उसके- बहुत अच्छे वो हाँ। देखते हैं अभी मैं रिसेंटली मिला हूँ, मेरी खाला का उधर उनकी जी नब्ज़ें काफ़ी स्लो हो गई थी, काफ़ी अरसे से मैंने डील कर रहा। जी तो वो चूँकि रात को इमरजेंसी गई तो उन्होंने समझा पेसमेकर डालना पड़ेगा। 2-3 दिन दाखिल भी रहा, फिर मैं गया तो उसने बड़ा रिकॉर्ड किया और फिर आखिर में यही फ़ैसला हुआ कि नहीं, पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है। एंजियोग्राफी भी ठीक थी, उनकी भी 75 ईयर्स एज है। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई। जी एक नुमान साहब PIC वाले हैं, वो भी हार्ट के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। और डॉक्टर ये मेरे नुमान लिए नए नसीर थे। हैं हाँ जी, ये हमारे सीनियर उस्ताद होते थे, हमारे आर्थोपेडिक्स के सर्जन थे इनके वालिद नसीर साहब, जी यहाँ जी गार्डन जी टाउन में नसीर हॉस्पिटल है। और इनके ही आई थिंक इन्हीं का बड़ा भाई है जो 1122 जिसने जी सारी रिजवान अरेंज की थी, डॉक्टर रिजवान वाले। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि ये वो हैं, उनके भाई हैं छोटे, तो उन्हें दिखाने लाते थे। जी ठीक। तो सर तो जब खाना सॉरी हाँ जी, तो अम्मा जी क्यों बीमार हो जाती थी? सर इनको हार्ट का ही इशू होता क्यों था होता था? इतना नेक बंदा जो जुमेरात के जी जुमेरात और सिद्ध गुशी बहुत पड़ती थी दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती थी, तो नबी की भी सगी, नबी से भी प्यार, नबी से अल्लाह से भी प्यार, अल्लाह के अहले दिए हुए बैत से खामन से और अहले बैत से प्यार। हज़रत फातिमा ज़हरा के डेली नफल पढ़ती थी दो माशाल्लाह। तो तो फिर तहज्जुद गुजार थी और इतनी वफा शुआर कि मियाँ को गए 8 साल हो गए हैं, वो कब्रिस्तान में भी नहीं छोड़ने जा रही हैं, जैसे कब्र से शादी हुई है। ठीक है, तो और उनके नाम पे खाना भी खिलाई जा रही हैं, जी उनको नेकियां भेजी जा रही हैं। जी ठीक है, इस उम्र में तो बीमार तब होती होंगी, और अल्लाह ने 8 बेटे माशाल्लाह और एक बेटी। जी सब बेटों से परेशान होती थी क्योंकि बेटों से सब परेशान अपने होती अपने थी। घरों में थे और अक्सर शब रात और मेरे साथ इबादत करती थी, शब-ए-मेराज मेरा वेट करती थी कि ये बच्चों से फ्री हो जाए तो हम दोनों मिल के इबादत करें। 10 साल से ये रूटीन थी। तो वो परेशान होती थी कि बेटे नहीं आते। मेरे हस्बैंड मोहसिन इनके साथ बहुत अटैच थी, तो कहती थी जब तक ये रात को मुझे दुबाता नहीं है मुझे नींद नहीं आती। इनका कौन सा नंबर है? सबसे लास्ट सबसे छोटे हैं? 8th हाँ जी ठीक, छोटा इसी काम के लिए माँ बाप ने पैदा किया होता है। ठीक है, वो और ये इसके ये मेक और ब्रेक पॉइंट पे होते हैं, जी या ये ले जाते हैं तो या गोडे गिट्टों से ले जाते हैं। ठीक है, तो छोटा टांगे दबाता था और उन्हें जी। नींद आती थी। जी तो ये माशाल्लाह इसके मसले तो हल हो गए फ़ौरन। जी ठीक है, ज़िंदगी है ना बेटा, इसमें मसले आते ही रहते हैं, दिन रात आती है और नशेबो फराज, कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें, वो चलता है। फिर आपस में रहते हुए कभी बहन भाइयों से गिले शिकवे हो गए, कहीं फैक्ट्री में जूनियर्स के साथ गुस्सा कर लिया, कभी सीनियर से ज़्यादती कर बैठे, कभी सड़क के ऊपर गुस्से में किसी एमरजेंसी में जाते हुए गाड़ी वाले को उसके हार्न क्यों दिया, उसको एमी रोकी रखा, उसको जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी थी कोई, उसकी कोई आ ले ली। ठीक है, तो कई इस तरह छोटे मोटे मसले होते रहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जिसको जितनी जल्दी खुदा याद आ जाए, नबी याद आ जाए, अली याद आ जाए, घर याद आ जाए, असल घर जहाँ जाना है। तो उन्हें भी आशा जी ने दुआ कराई और उनका मसले आप कह रही हो 4-5 दिन में ठीक हो गए, नज़र न ला दी गरीब नू। ठीक है, सर उनको आयशा जी ने सियालकोटियों का ये मसला आता है कि ये होते बड़े नाजुक मिजाज हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी खैर चलो छोड़ो, पर इनके मुर्गों के बारे में एक बात कही जाती, वो नहीं कहता मैं। तो मतलब बड़े बीबे से लोग होते हैं, सादे से, तो जल्दी घबरा जाते हैं। ठीक है, ज़्यादती नहीं करते किसी से, खाम खा किसी से हो जाए तो कहते कुछ नहीं, तो उसका तो अल्लाह ने फट ठीक कर दिया, उसने अपनी गलती पिक कर ली, दिल साफ़ किया होगा, चुप करे काम पे लग गया होगा, तो बेबे दियाँ दुआवां ने लईयां ने। ठीक है, इनू भाग लगने ही लगने ने। ठीक,
और बेबे ढूंढ के काकी भी उसको ऐसी लेके दे गई है। बस काकी जिस लाहौर का थोड़ा जहा नखरा है, ठीक है सर अब तो नहीं रहा, अब तो 10 साल हो नहीं, गए। अभी थोड़ा सा निकल रहा है, बीच बीच में कान कहीं फरिश्ता खींचता है कि पलट तेरा ध्यान किधर है। तो अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं है तुझे, दुआ करके पानी पीती रहे, बस गुस्सा नहीं करना सर वो बड़ों के आता है, साथ। गुस्सा आता है तो वो फिर आयशा जी ने कहा, मुझे 2 बार ये थेरेपी करवाई, नेम थेरेपी जो अपना थी। नाम पढ़ा करो, जी। प्यार से अपने पढ़ा ऊपर करो से ना। प्यार ही नहीं आता, पढ़ती हूँ नहीं, ना उतने तो। प्यार से पढ़ना है, उसमें की जो है ना, उसमें जो राज है जी। वो पढ़, प्यार उसका राज है। गुस्सा ही तो बीमारी है, गुस्सा तो शराब है, शराब पी लो, सूअर खा लो, गुस्सा खा लो, बात तो एक ही है, तीनों हराम है। हराम मतलब मना है, जी। मना किस लिए है, अल्लाह का तो उसमें कुछ नहीं जाता। जी। यहाँ पे शराबें पी रहा है, सूअर खा रहा है, तो अल्लाह को क्या जाना, हमारा नुकसान होता है, जी। ठीक है ना। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए बिजली का स्विच हराम है, आप उसे जाने देंगे बिजली के स्विच की तरफ, ठीक है। और स्पेशली इस मौसम में जब वैसे ही हर शय जो है वो मस्तानी हुई पड़ी है, सावन के बड़े झूले, तो हर शय इस वक्त आई लव यू के मोड में है। तो खंबे दे उथू नंगो तो फड़ लेंदा है और पानी शराबी हुआ है, कोई पता नहीं, कभी बादल शुरू हो जाते हैं, कभी आंधी, कभी दरख्त, कभी नदी, कभी नाले, कभी पत्थर, कभी पहाड़, हर शय अपनी मस्ती में धमाल कर रही है, तो कोई पता नहीं चलता। तो उसमें बच्चे को आप जो है, माँ कभी भी गरम गरम चाय का कप नहीं पकड़ने देगी, स्त्री नहीं पकड़ने देगी, उसके लिए हराम है, जी। ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह ने भी हमें माँ की तरह बड़े प्यार से बताया है कि यार गुस्सा नहीं खाना, स्पेशली बंदे का दर्जा हाई है। जिस मोहसिन की वजह से, देखो ना, ताइफ वाले ना बनो तुसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत लेके जा रहे हैं उनके लिए, और वो आगे से पत्थर मार रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जिस खामंद की वजह से पाँव में जन्नत आ गई है, उसी को आप पत्थर मार रहे हो। ख्याल में मार देता ना बंदा, ये इधर वाले दांत क्रीचता ना बंदा, तो अच्छा आवे से, तो मोहसिन का क्या है, मोहसिन तो डर ही जाता है, ठीक है। मैंने लगता है भी छोटा है कार, तो जो छोटे होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बड़ी छेती मीसने बन जाते हैं, तो फ़ौरन ये हार मान लेते हैं, फिर कहते डर जाते हैं। तो अल्लाह को कई बार गुस्सा आ जाता है कि यार ये अपने मोहसिन के साथ क्या सलूक कर रही है, ठीक है। तो वो तार यहाँ से खिंचती है, और अम्मा जी ने तो प्यारी बड़ी हैं, लेकिन मोहसिन थोड़ा ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। और अम्मा जी साथ ही होती हैं, मेरे पोत का ध्यान रख दी कि नहीं। सर बहुत बार ख्वाब में भी देखा है उनको मैंने। तो वो उनके नाम पे जुमेरात को कुछ खाना पीना देती रहेगी, ठीक है। तो या फिर उनकी चुगलियाँ किया कर, जो उनकी गंदी बातें थी ना, जिन्हियां गल्लां तो दुखी हैं, वो कोई बंदा लभ जिन्हों तू दोज़ख से घलना चाहनी है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चुगलियाँ कर, ठीक है। अम्मा जी के गुनाह तेरे खाते में आई जाएंगे, अम्मा जी और खुश होंगी, तेरी नेकियां अम्मा जी के पास जाई जाएंगी, अम्मा जी और खुश होंगी। ये जिहदे को तू बदला लेना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू नेकी चुगलियाँ कर, वो गुनाहगार होएगा, अम्मा जी के गुनाह ਉਹਦੇ ते तेरे खाते च लिखे जाएंगे, ठीक है। तो तेरी ये बीमारी अम्मा जी उधर से भी दुआ दे देंगी, अल्लाह इहदा भला करे। सर बहुत रोई थी जब मेरा उनको पता चला था, रिपोर्ट जिस दिन आई थी, तो बहुत रोई थी कि अस्मा के साथ ये क्यों हुआ। यानी उन्होंने दुआ कर दी ना, ठीक है। करती थी मेरे लिए, तहज्जुद में भी दुआ करती थी, तो फिर उनकी दुआएं तो तुझे लगी हुई हैं। तुम्हें इतना अच्छा सर्जन मिल गया है, बड़ा महंगा है, स्मार्ट बड़ा है, माशाल्लाह। दोनों मियाँ बीवी बड़े प्यारे हैं। मेरा उनसे 27-28 साल का ताल्लुक़ है, ठीक है। और मेरे तायाजाद थे, बड़े भाई थे, जज थे असलम खोकर साहब, तो उन्हें भी यहाँ कैंसर हो गया था इस एरिया में। तो पहले फैसलाबाद में वो उस वक्त रह रहे थे, वहाँ उन्होंने किसी को दिखाया, एक सर्जन थे वहाँ, शाह साहब बड़े अच्छे,
उन्होंने ऑपरेट किया, प्लास्टिक सर्जन सारा कुछ, लेकिन वो दोबारा कर गया। शौकत खानम आए तो उन दिनों ये शौकत खानम के विजिटिंग सर्जन थे और प्लस इत्फाक भी आते थे। तो फिर इन्हें वहाँ का किसी ने इनका बताया, इन्हें वहाँ दिखाया, फिर इत्फाक आए, मैं मिला इनसे, मैं इत्फाक होता था, तो बड़े प्यार से बोलते हैं धीमे। फिर ये शेख जायद में आ गए थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं प्रोफेसर। तो मैं ENT में जब कोई मसला था मैं इनके पास रेफ़र करता था, तो इन्होंने उनकी सर्जरी उस वक़्त की। खैर वो कामयाब, वो सारी ग्राफ्टिंग भी की, सारा कुछ किया, लेकिन वो कैंसर उनका फैल गया हुआ था लोकल। तो बाद में उनकी कुछ अरसे बाद वो तो अल्लाह से जा मिले। मेरा नवीद असलम साहब से तब से ताल्लुक़ है। और अभी रिसेंटली मेरी नीस जो है, भाई की बेटी, उसने अपने नाक के ऊपर सर्च कर ली। तो पहले तो मेरी जान खाती रही, तो मैं उसे कहता रहा तुझे कुछ नहीं है, तुझे वैसे एलर्जी है, तुझे गुस्सा, उसको बहुत नाक पे रखा हुआ है उसका, ठीक है। तो छोटे भाई को गलत बात नहीं, उसका मसला ये है कि वो किसी को तंग नहीं करती, लेकिन उसे कोई तंग कर दे तो फिर वो छोड़ती भी नहीं, देर एंड देन फैसला हो जाता है। तो वो मैं उसे कहता हूँ कि यार तू समझदार बंदा है, लेकिन वो बहरहाल। तो अब उसने कहा कि ताया बुआ आपको तो हर चीज़ कुछ नहीं होती है, ठीक है, हर काम में आपने कहना होता कुछ भी नहीं है। तो मैंने पढ़ लिया गूगल से, तो आप मुझे अच्छे जो है ना ENT डॉक्टर का बताएं, मेरा मसला ENT का है। मैंने कहा जी अच्छी बात है। तो मैंने नवीद साहब का बता दिया। वहाँ गई तो वो आके बड़ी खुश, तो मुझे कहती है एक तो मुझे डॉक्टर बड़े पसंद आए और उन्हें मैं बहुत पसंद आई हूँ। और उन्होंने कहा कि बड़े कम पेशेंट्स इतने लर्नेड होते हैं, तुम अपना पूरा पढ़ के आई हो, तैयारी करके आई हो, और आई डू एग्री कि तुम्हारे नाक में ज़रा मसला है, तो CT स्कैन कराते हैं, फिर देखेंगे सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो कहती देखा, और वो उन्हें आपका पता था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं तुम ठीक कह रही हो, और ये तुम्हारी हड्डी थोड़ी सी नाक की टेढ़ी है, साइनसिस में मसला है, तो तुम CT कराओ। तो फिर अब उसका जो वालिद है मेरे से छोटा, खालिद मुझे बहुत गहरा जानता है, और वैसे भी हम सब में से बाबा जी का उसका एक ख़ास ताल्लुक़ है, डिफरेंस। तो वो चुप था और बार बार कही जा रहा था मुझे कि कराना है CT स्कैन और सारे। मैं कह जी बिल्कुल कराना है। तो फ़लाँ ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, क्योंकि वो आतू इतनी बहादुर है कि उसका अगर ब्लड सैंपल लें तो बेहोश हो जाती है। तो वो मैंने कहा, मैं कि इसको कहना कि इधर को देखती रहे और ब्लड सैंपल भी देना ही देना है। तो उसमें उसने थोड़ा सा मुझे कहा कि तैबू मेरा ख्याल है कि ब्लड का कोई मसला नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ नाक का करा लेते। मैं कह नहीं, डॉक्टर साहब ने लिखा है ना तो ये कराना है। तो वो करा लिया सारा कुछ। तो फिर मैं गया तो उसकी शक्ल से मुझे पता चल गया कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं CT स्कैन्स में। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का ये बड़ा मसला है कि ये जब टेस्ट कराते हैं बड़े बड़े महंगे, तो फिर ये बड़े मायूस होते हैं और ये परेशान हो कहते कुछ भी नहीं निकले, एवं ही इन्ने हज़ार लाता है, ठीक है, इन्ने हज़ार दे टेस्ट कराए, शौकत खानम तू नॉर्मल दे छड़े ने, ठीक, शौकत खान वाले का कसूर है। आगा खान वाले एवं ही तमाशे बनाए, एवं ही पैसे वटन का तरीका बनाया है। जिन्होंने पूछो टेस्ट किन्ने कहे सन, मैं आप ही करा ले। डॉक्टर ने तो 3 लिखे सन, तो कह लगा बाजी साढ़े को पैकेज है, तो 10 टेस्ट हो जाने ने इन्ने पैसों। मैं क्या पुत कर दे। उन्हें फिर क्या वैसे 3 होर भी नाल करा लोगे तो इकट्ठे ही हो जाएंगे। तो मैं क्या करा दे। वो तो 30,000 रुपया बिल बनया, नाले वो सोना होंदा नहीं, वो जड़ा कि मेरी आई जी MRI, अच्छा वो भी कराया जी। अच्छा फिर क्या, कुछ भी नहीं निकला, शदीद परेशान, कुछ भी नहीं निकला, सब नॉर्मल आए ने। तो वो फिर आतू, मैंने कहा बेटा ये MRI में तो आया, पढ़ लिया हुआ था उसने। तो मैं कहा बाजी आपका मैंने नाम है नहीं रखा गूगली, ठीक है। तो ये गूगली जो होते हैं इनसे काफ़ी डॉक्टरों का रोज़ी रोटी चलती है। तो मैं क्या अब नवीद साहब को जाके दिखाओ, ठीक है, मिल के आओ, मेरा सलाम भी दे देना। उन्हें मेरा भी पता है कि ये पुराना शरारती है, तो उनसे मेरी चलती रहती है। सर्जन बहुत प्यारे हैं, वैसे भी बड़े प्यारे इंसान हैं, महंगे बड़े सर्जन, लेकिन सर्जन अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जितना प्यार से, नफासत से, जितने एहतमाम से आप खाना बनाती हैं,
उसी तरह उन्होंने भी अपना काम किया और उस पर वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि यार मुझे पता है ना कि मैंने क्या काम किया, मैंने देख के काम किया। अब ये दर्द हो रही है, वो तार है ना छिड़ी हुई है, ठीक है। गिटार कभी देखा है आपने, या वायलिन या गिटार या संतूर, तो वो तार को ज़रा सा छेड़े तो आवाज़ आती है ना, ये ज़रा सी तार है, कभी कभार छिड़ी जाती है। सर अभी जब FNAC हुआ है, पहले नहीं सर नवीद ने करवाया था, वो एक और डॉक्टर थे उन्होंने करवाया था, हमीद लतीफ़ में है, गर्देजी शायद उनका कुछ ऐसा नाम, जावेद गर्देजी साहब होंगे। जावेद। देखना तुझे अल्लाह अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास भेज रहा है, उनके पास तू कहाँ चली गई? वो तो सब पहले उन्हीं के पास गई थी ना, वो मेरे उस्ताद के बेटे भी हैं, वैसे पहले मेरे सबसे सीनियर पहले भी। उन्हीं के पास गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये प्रीमॉर्फिक कुछ ऐसा एडिनोमा है, सर्जरी करूँगा ठीक हो जाएगा, ड्रिप्स लिख दी थी। तो वो ऐसा था कि ड्रिप्स लिखते थे तो मैं सियालकोट चली जाती थी, वहाँ जाके ड्रिप्स लगवाती थी। तो जब आराम नहीं आया उन्होंने कहा, वो एसी नहीं चल रहा? अच्छा वो चल रहा है, अच्छा वो उधर गर्मी है ज़्यादा उस जगह पे, देख लो एसी ऊपर को तो नहीं गया, बस को नीचे कर दो या, अच्छा डिस्प्ले ऑफ, ठीक। अच्छा जी फिर सॉरी, तब उन्होंने FNAC कहा कि चुगताई से करवा लो वेरी फर्स्ट टाइम। तो सर वो मैं गई, वो तो 10 मिनट का प्रोसीजर उन्होंने किया और बहुत पेनफुल था। उसके जो जब रिजल्ट्स आए तो किसी डॉक्टर को समझ नहीं आई थी, वो कहे थे कि ये तो हमें लगता है कि उन्होंने ऊपर से ही आपका कुछ ले लिया, डीप नहीं लिया। सर जो इस दफ़ा एजनॉटिक से मेरा FNAC हुआ, जो सर नवीद ने करवाया, वो बहुत पेनफुल था। वो भी पेनफुल था? बहुत पेनफुल अच्छा। था, उन्होंने नम किया था लेकिन बहुत पेनफुल था। तो बस अब डॉक्टर नवीद ने तो यही कहा कि आप ईद के बाद आओ और MRI कराओ और हम देखते हैं, अगर हम सेल्स मिल गए हैं तो हमने इसको छोड़ना तो नहीं है कि दोबारा फेशियल नर्व को ये डेड ना कर दे, तो हमने देखना है। और वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी दोबारा हो जाए। पेट स्कैन में नज़र आया वो एरिया? सर पेट स्कैन में क्लियर था, उस पर था नो डिजीज। पेट क्लियर है? सर पेट में सिर्फ लिम्फ नोड्स में आया था कि स्वेलिंग है, तो इसलिए सर ने फिर अल्ट्रासाउंड कराया था कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, हो सकता है ये लिम्फ नोड्स उसकी वजह से स्वेलन हो। तुझे कुछ नहीं है, तू ज़बरदस्ती दबन नहीं है। सर अब तो मैं फाइल मैंने क्लोज़ कर दी हुई है, लेकिन घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि नहीं। और सर जैसे मैंने आपकी वीडियोस भी मैं देखती थी तो उसमें जो एक्सपीरियंस शेयर करते थे वो कहते थे जब हमने टेस्ट कराया हम बिल्कुल क्लियर थे। तो सर वो कैसे टेस्ट कराते थे जब आप तो कहते हैं कि टेस्ट ना कराएं, अल्लाह के स्पुर्द जब कर दिया है तो यकीन रखें, तो फिर सर वो टेस्ट करा के बताते थे कि हमने टेस्ट कराया और वो क्लियर था। मैं नहीं कहता किसी को कि टेस्ट ना कराएं, मैं खुद डॉक्टर हूँ जी, और अपनी डॉक्टरी भी पूरी करता हूँ। तो यही मेरे घर वालों का भी यही था डॉक्टरी का कि जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक मैं उस बंदे को जो मेरे से डॉक्टरी मशवरा मांगता है या डॉक्टरी तरीका इलाज के साथ चल रहा होता है, तो मैं उस पर मेडिकल प्रोटोकॉल सारे फॉलो करवाता हूँ। स्पेशली वो कैंसर के केसेस जिनमें छुरी लग गई होती है, जहाँ कट लग गया होता है, वहाँ पे अब ये एक रूहानी बात है जो मैं कर रहा हूँ, तो वो बहरहाल फिर उसे मैं कहता हूँ कि आप इसको पूरा फॉलो करो, एक चीज़। ठीक है। दूसरा ये कि जैसे आपके केस में जिस वक्त एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है और आप ठीक होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब इसके टेस्टा मेस्टा ना कराना है, ठीक है, उसको कहता हूँ। अब ये भी एक किस्म की रोक होती है कि अब ये कितना मानता है और कितना कायम रहता है, ठीक है, क्योंकि उस दौरान उसको इशारा मिल गया होता है कि उसकी असल गलती क्या है, वो कहाँ से मार खा रहा है, और वो गलती उसने कंट्रोल करनी होती है। प्लस इस बात पे कायम होना होता है। अब उसका ये टेस्ट होता है कि वो ये कहता है कि ये डॉक्टर जावेद की फूंक से ठीक हुआ है या फलानी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ठीक हुआ है या ये मेरे अल्लाह ने ठीक किया और मेरे अल्लाह ने, मेरी सरकार ने मुझे ये निशानदेही कर दी, मुझे ये मेरे दिल में डाल दिया, मुझे ख्याल गुज़र गया कि ये मेरी गलती है, मैंने वो गलती पकड़ ली और उसके बाद अल्लाह का करम है कि आज तक मैं ठीक हूँ। एक क्लास ये है। एक क्लास वो है जो कहती है कि हाँ सूरह रहमान तो हमने सुनी थी, हाँ सीधा बुर्दा शरीफ भी सुना था, लेकिन वो सर्जन बहुत अच्छा था और फिर उसने कहा कि नहीं अब ये भी कराओ। सर ने तो कहा था रहने दो, लेकिन फिर हमने वो भी कराया, उसकी वजह से ये मसला हो गया, उसको ठीक कराने गए तो फिर ये हो गया।
तो उन्हें अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि जब ये फंसे होते हैं ना तो फिर ये उठते बैठते सोते जागते मुझे पुकारते हैं, और जब इन्हें निकाल दिया जाए उस मुसीबत से तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पे हमारे अल्लाह ने करम कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फट भूल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो वैसे जवेद साहब की फूंक ने बड़ा काम किया। तो फिर मैं इन्हें कहता हूँ कि उन जवेद साहब की फूंक कढ़ा के छड़ोगे तो उस पर कायम रहना। तो उस नमाज पे कायम रहने का तरीका ये होता है कि आप धड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़ुद दुआ कराना शुरू कर दें। सर अगर तबीयत ख़राब होती हूँ, मैंने अभी तक और ज़्यादा अगर बीच में कोई तबीयत ख़राब हो तो फटाफट अपना गिरेबान पकड़ें कि आज मैंने मोहसिन को कहाँ से डांटा है, या मोहसिन से बड़ों को कहाँ डांटा है, अपने बड़ों को किसके साथ मैंने बदतमीज़ी की है, कहाँ मैं कोई गलती तो नहीं कर गई, मासूम बच्चों को खामखा उनके अब्बे के हिस्से की फेंटी तो नहीं लगा दी। क्योंकि जो अब्बू को फेंटी लगानी होती है वो अगर बच्चों को लगाएं, बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, उनकी आ भी कई बार पकड़ लेती है, ठीक है। तो अगर बंदे को पता चल जाए कि ये मैंने मासूमीन पे जो है जो लाठीचार्ज किया था उनके अब्बे के घर आने से पहले फिर उनके नाम बड़े बड़े रख लेते हो तुम लोग, ठीक है, किसी फातिमा को फेंटी लगा देते हो, किसी सकीना को, ठीक है, किसी ज़ैनब को खूब बाल शाल खींच देते हो, ठीक है, और मौला हुसैन के पास करबला जाने का तो बड़ा शौक़ होता है, लेकिन बच्चे का नाम हुसैन रख के तो फिर उसकी भी ठीक ठाक किस्म की दुर्गत बना देते हो। तो ये भी ध्यान रखने होते हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं तेरे? सर 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, क्या नाम है उनके? एक 9 इयर्स का है मोहम्मद अनस और एक 4 इयर्स का है मोहम्मद इब्राहिम। ये किसने नाम रखे हुए हैं? सर जो बड़ा बेटा है उसका मेरे पापा के एक बहुत अजीज़ है मदीना शरीफ में, उन्होंने रखा हुआ है, और इब्राहिम का मैंने। तो क्या बुलाती क्या हो इन्हें नाम? अनस, और छोटे को कभी इब्बी कहती हूँ। ठीक है। बड़े वाले को अक्सर डांट पड़ती है, वो टैब बहुत ज़्यादा देखता है तो उसको डांट देती हूँ। अनस नाम क्यों रखा हुआ है उसका? किन का नाम था अनस? सर ये था मोहम्मद अनस है ना? मोहम्मद अनस था पहले, शायद उसको सिर्फ अनस कहते थे, फिर उसको मोहम्मद अनस उसका नाम था। अनस सरकार के एक गुलाम दोस्त साथी भी थे, शायद उनका नाम हो। ठीक है, तो प्यार बनती जाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, और ठीक ही है। तो आशा बाजी से जुड़ी हुई हो जी, ठीक है, दुआ करा दी है, तो इधर क्यों आना पड़ गया? सर वही जो मुझे दर्द होती थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं तो दुआ भी तो करा दोस्त होती रही। है, दर्द तो अल्लाह याद कराती है, दर्द से ही तो अल्लाह याद आता है, वैसे कहाँ याद आता है? वही अल्लाह, तो अल्लाह याद आता है ना, आता है। बस दर्द दोस्त होती है हमारी। ये दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है, ठीक, ये दर्द में मिलता है, वैसे कहाँ मिलता है। तो बेफिक्र, कुछ नहीं है। बाजी ने कहा ना 2 हफ्ते अपना नाम पढ़ना प्यार से है, जितने प्यार से अल्लाह करीम ये नाम लेते हैं ना, सारा दिन फरिश्तों की दौड़ें लगवाते रहते हैं। क्या नाम बताया था तुमने मुझे अपना? अस्मा। अस्मा, अस्मा का खाना ले जो, अस्मा का रिस्क ले जो, अस्मा के सांस ले जो, अस्मा 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 अस्मा। किन का नाम था अस्मा? सर हज़रत अबू बकर की साली का नाम था। साली का? नहीं, हाँ जी, नहीं बेटी, सॉरी बेटी एक उनकी और हज़रत बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी और हज़रत अबू बकर की बेटी थी। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी जी। उनका क्या काम था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था? हज़रत बीबी अस्मा ने, उनकी क्या काम मशहूर है जो उन्होंने किया था? सर मुझे नहीं पता। जब ये दोनों हस्तियां गारे सौर में थीं, 3 दिन वहाँ रहीं, तो उधर खाना शाना कौन लेके आता था? हज़रत अस्मा। पता नहीं, मैं शायद हज़रत अस्मा ही थी। ये बकरियां चराने के बहाने
उधर फिरती रहती थी और बीच में कहीं, हालांकि गारे सौर की चढ़ाई बड़ी मुश्किल है, तो बहरहाल कहीं बकरियां चराते चराते वो उधर कहते हैं कि शायद वो खाना पहुँचाती थी या पहुँचाया उन्होंने कुछ, मेरा अगर मैंने सही याद है मुझे, क्योंकि मैं बड़ा बचपन में पढ़ा हुआ है। और दूसरी बीबी अस्मा जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी भी बनी थी। वो कौन थी? पता। वो सैयदना अली की भाभी थी। हज़रत जाफ़र तैयार का नाम सुना? नजाशी के दरबार में जिन्होंने खुतबा दिया था, वो आई थिंक उनकी वाइफ थी। और हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अली के बड़े भाई थे। और जब हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो गए, जंगे मौता थी शायद उसमें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठे लोगों को बता रहे थे, या एक किस्म की जैसे रनिंग कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जाफ़र लीडर थे वहाँ पे, कमांडर इन चीफ थे मुसलमानों की जो रूमियों के साथ पहली जंग थी उसमें। तो यूँ समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सफ़ीर भी वो थे कि नजाशी के दरबार में भी वो गए हैं, महाजरीन जो गए हैं उनमें लीडर वो हैं। सरकार से भी पहले किसी बाकी लोगों से भी पहले जिन्होंने पहली हिजरत की मुसलमानों ने सरकार के हुक्म पर हबशा की तरफ, तो वहाँ पर भी उस बादशाह को इस्लाम का पैगाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज वो दिया। और हालांकि वहाँ पे अबू सुफियान मेरा ख्याल है काफ़िला लेके पहुँचे हुए थे, उन्होंने दरबार में शिकायत करने की कोशिश की उस ज़माने के रूल्स के मुताबिक, या उस ज़माने का जो कल्चर था कि अगर आपका कबीला आपको छोड़ देता तो बाकी कबीले भी आपको पनाह नहीं देते थे, ये किस्म की उस कबीले से जंग का ऐलान नहीं तो हो जाता था। तो उसने वहाँ बताने की कोशिश की अबू सुफियान ने कि जी ये हमारे कबीले में एक शख्स आ गया है, वो नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बात करनी थी गई, एक नया मज़हब ले आए हैं और ये फिर ये उनके पैरोकार हैं, इनको हमने इस बात पे इन लोगों को बाइकाट किया तो ये इधर भाग आए हैं, तो इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, हम इन्हें सज़ा दें और ये वो। तो नजाशी था जिसने उन्हें कहा कि उनकी क्या तालीमात हैं। नजाशी आई थिंक क्रिश्चियन था, लेकिन वो तलाश में था, उस तक जो बात पहुँची हुई थी वो उसे सेटिस्फाई नहीं करती। तो वो हज़रत जाफ़र तैयार के हाथ भी आई थिंक मुसलमान भी हुआ था बाद में। तो हुज़ूर के पहले सफ़ीर वहाँ पे भी वो हैं। फिर रूमियों को जो उस वक़्त की सुपर पावर थी, आजकल की तो सुपर पावर का हम लोग मुसलमान कहते हैं वो हमारा वेंटिलेटर है, वो हमें सांस देते हैं, ये वो नहीं, वो सुपर पावर सरकार थे। तो उन्होंने जो पहला लश्कर भेजा, रूमी शरारतें कर रहे थे, मुस्लिम कबाइल्स को छेड़ रहे थे जो छोटे मोटे गाँव उनके बॉर्डर के साथ थे, रूमी बदमाशी लगा रहे थे, तो ये 1000 लोगों का दस्ता हजूर ने भेजा था। तो इसके लीडर हज़रत जाफ़र तैयार थे। तो उन्होंने वहाँ भी पहला मैसेज यही दिया था कि या तो अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट करो, जो लॉ है, हमारे तो यहाँ ब्रिटिश लॉ लगा हुआ है ना, कुरानिक लॉ नहीं लगा हुआ, वो हमने नाम रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन हमारा जो कानून शानून है वही हरामी है, जो अंग्रेज़ों का, ग़ुलामों का जो भी था ग़ुलामी के दौर का। तो वो वहाँ पर भी उन्होंने पहला मैसेज यही दिया। और दूसरा ये है कि नहीं तो फिर हमें जजिया दो, रूमी जजिया थे, ठीक है, जो उधर उस ज़माने का रूस अमेरिका था, और नहीं तो फिर हमारे से जंग कर लो। तो जंग हो गई, तो उसमें सब वो शहीद हो गए। हुज़ूर ने पहले बताया हुआ था कि अगर ये शहीद हो गए तो फिर नंबर 2 कमांडर इन चीफ ये होंगे, और फिर भी शहीद हो गए तो नंबर 3 खालिद बिन वलीद होंगे। और फिर खालिद बिन वलीद जो थे आखिर में, वो बताते हैं उस दिन उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी, इतनी जंग शदीद हुई। और आखिर में बहरहाल वो उन्होंने ऐसी जंगी चाल चली कि रूमी भी बस हो गई हुई थी उनकी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कुछ मुसलमानों को कहा कि यार तुम लोग पीछे से पहाड़ के घूम के वापस ऐसे एंटर हो, नारे मारते जैसे पीछे से नया लश्कर आ गया। तो रूमियों को हो गया कि यार ये तो नए बंदे आ गए इनके। तो उसके बाद उन्होंने रिट्रीट करना शुरू किया। तो रूमियों ने भी नहीं पीछा किया, लड़ाई नहीं हुई, जिस पे सैयदना उमर फ़ारूक को बड़ा एतराज़ रहा। वो बड़ा आके सरकार के दरबार में उन्होंने कहा कि मुसलमानों एक कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सरकार ने कहा कि नहीं,
जब हालात इस लेवल पे आ गए थे तो ये भी एक चाल ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे बात चलेगी। लेकिन बीबी अस्मा जो कहते हैं ना, ये मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़तें और ये वो, और हुजूर ने इतनी शादियाँ की, बाकियों ने इतनी की। ये जहन में रखें कि मुसलमान बहुत थोड़े थे, मर्द उसमें बहुत थोड़े थे, ठीक है। अब जो मुसलमान जंगों में शहीद हो रहे हैं उनकी बीवियां, उनके बच्चों की कफालत कौन करेगा? और वो जंग भी ऐसी थी कि थोड़े से लोग और इतनी बड़ी पार से लड़ रहे हैं। उस ज़माने का जो कल्चर है, जो मज़हब है, जो दीन दुनिया है, जो असूल हैं, उन सारों की बेस पे ये थोड़े से लोगों को लानत मलामत भी हो रही है। लोगों के नज़दीक तो ये काफिर हो गए ना, नौज़ुबिल्लाह, मुर्ताद हो गए, काफिर हो गए, उनके दीन से हट गए। तो सोशली भी आपका बाइकाट है। खुद सरकार दो आलम की 2 बेटियों को डाइवोर्स दे दी उसने, अबू लहब ने अपने बेटों से, जो बाद में सैयदना उस्मान गनी के अक़द में आई। एक को तो बल्कि उसने, एक ने मारा भी, उनके पेट में बच्चा था, वो ज़ाया हो गया और ख़ुद उसी में उनकी शहादत भी हो गई। तो इन हालात में जो चंद मुसलमान अगर लड़ने निकले हैं वो भी शहीद हो जाएं तो बददिली नहीं फैलेगी, बाकी औरतें आइंदा अपने खामदों को जाने नहीं देंगी। प्लस अब ये जो औरतें रह गई या जवान बच्चियां रह गई, उनका बाप शहीद हो गया या खावन शहीद हो गया, तो इनकी कफालत कौन करेगा? कोई फंड्स तो नहीं थे हमारी तरह, उनके बैंकों में पैसे तो नहीं पड़े हुए थे, ठीक है। तो उस वक़्त वो जो चंद मुसलमान बचते थे वही शादी कर लेते थे शहीद की बेबस। वैसे इस्लाम का ये पॉइंट मैं आप सारों को बता दूं, पिछले दिनों कोई मेरे से आर्ग्यू कर रहा था कि जी वो हम दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं तो उसका खामद उसको तलाक नहीं दे रहा और हमने शादी करनी है, तो देखे ना जी अल्लाह ने इजाज़त दी है, लड़की अपनी मर्ज़ी, औरत अपनी मर्ज़ी से रहे फलां रहे। तो मैं उस बंदे को ये पूछ रहा था कि तुमने किस तरह उस औरत को अप्रोच किया जो पहले से किसी के अक़द में है, ठीक है। जिस इस्लाम में, जिस नबी ने, जिस अल्लाह ने ये सिखाया है कि अगर 2 मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाए और वो गुस्से में मर्द तलाक कह भी दे या औरत एक बार ले भी ले, तो हुक्म ये है कि वो 3 महीने इकट्ठे ही रहें उसी घर में, और एक दूसरे को अगर वो चाहते हैं तो कि उनमें से या एक पार्टी चाहती है कि ना हो तलाक, बच्चे उजड़ जाएंगे, या दोनों उस एक लम्हे के गुस्से पे पछता रहे हैं और चाहते हैं कि दोबारा आपस में रहें, क्योंकि हलाल चीज़ों में से ये वाहिद चीज़ है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हों, दोनों एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करें और 90 दिन या 3 महीने के अंदर अंदर रजू कर लें। उसके बावजूद अगर वो नहीं करते तो फिर उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है या 2 तलाक़ें वो कह देते, तो फिर 3 माह का टाइम है। अब इसमें मैं जब ये पढ़ा कहीं या देखा, उसमें ये हुक्म है कि वो लड़की नाराज़ होकर घर आ गई है, या उसने निकाल दी है, मर्द ने निकाल दी है, या वो खुद आ गई है, उनकी सेपरेशन चल रही है, जी डाइवोर्स हो जानी है, जी हो गई है, जी नहीं हो गई है, जी खुला के लिए अप्लाई किया है, नहीं किया। लेकिन जब तक पैचअप का चांस है, मज़ीद 3 तलाक़ें पूरी होने तक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जाने तक, जब तक ये चांस है कि उनकी सुलह हो जाए या रजू कर लें या दोबारा निकाह पे तैयार हो जाएं, अगर हो भी गई है, तो मुसलमानों को ये हुक्म है कि कोई मुसलमान उस औरत को या कोई औरत उस मर्द को जो अपनी बीवी से नाराज़ हुआ है, हमारे तो दफ्तरों में सारा दिन यही कहानी हो रही होती है, मर्द बेचारा बड़ा दुखी होता है, जी सच्चा प्यार ही नहीं मिला, जी 3 बच्चे हैं, जी 6 बच्चे हैं और मेरी बेगम बस बड़ा दुख देती है, और बच्ची जो वहाँ बेचारी नौकरी करने गई होती है वो उसकी मामा बनने के चक्कर में पड़ी होती है, अपना लंच भी शेयर कर रही हैं, उन्हें कह रही कोई बात नहीं सर आप बहुत कोई छोड़े परे सर, ये औरतें होती है ऐसी, ठीक है। तो मत ये कुकड़ा कुकड़ी खेलें, एक दूसरे ने दाने पाओ। तो इस्लाम क्या कह रहा है, ये कुकड़ों के काम होते हैं ना, खाम खाए हमें किसी भी कुकड़ी के पीछे पार सूट के ठीक है। तो इस मामले में वैसे सियालकोट के कुकड़ बड़े बदनाम हैं। अच्छा खैर, तो
यार मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा होता, मैं इनडायरेक्ट वे में तुम लोगों को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ। खैर, तो समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ या बातों बातों में मनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो उसमें हुक्म है, सरकार की हदीस भी है कि जब तक उनका अभी पैचअप का चांस है तो कोई मर्द औरत उन दोनों में से किसी को अख मटक्का करने की कोशिश ना करे, अपना पैगाम भी ना भेजे कि आई एम इंटरेस्टेड, या ये कोई बड़ा अमीर है, कोई एमएनए है, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर है, कोई जर्नैल है, कोई जज है, तो वो किसी की बीवी को या किसी के खामद को, आजकल काकियाँ भी जर्नैल और सारी हैं ना, जज जुज भी सारे ओहदों पे हैं, तो उसको हिंट भी ना दें, उसको आस भी ना दें, उधर पैगाम भी ना भेजें। जैसे कई कबाइल में पहले होता था कि रिश्ता किसी ने पूछा हुआ है, दूसरी पार्टी अगर पूछ लेती थी गोलियां चल जाती थी। वो गलत बात है कि जी हमने पूछा है, इनकार हो गया है, अब कोई ना पूछे, अब ये लड़की की देखते हैं कौन शादी, वो गलत बात है। लेकिन जब एक बंदे ने बात की हुई है, उनका भी चल रहा है, तो अगर वहाँ से क्लियर इनकार जब तक नहीं होता तो उस वक्त तक कोई दूसरा मुसलमान बीच में टांग ना फंसाए। और जहाँ पे मामला ही मियाँ बीवी का है, उनकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, ये तीन हालतों में से, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से, मेरा ख्याल है उन्हें किसी चीज़ से नफरत नहीं थी, उन्हें नफरत थी झूठ से नफरत थी, ठीक है। अदरवाइज वो स्वाय प्यार के, रहमत के कुछ है ही नहीं है, वो प्यार ही प्यार है। तो नफ़रत का कॉन्सेप्ट उनके बारे में मतलब आता ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें नफ़रत थी तो उन्हें झूठ से नफ़रत थी, ठीक। मतलब वो कहते हैं मजाक में भी ना बोलो। मुझे भी डर जो उनके सामने जाने से आता है, क्योंकि मैं तो अज़ल का झूठा हूँ, तो वो मुझे डर आता है सिर्फ इस वजह से, इस हरकत से आता है कि मैं गपी बंदा, ठीक। तो डर ही आता है कि लगता है कि उन्होंने कहा तो उन्होंने, तो एक मामले में, तीन में से एक मामले में जिसमें उन्होंने झूठ बोलने की इजाज़त दी है, सिर्फ तीन मामले हैं जिनमें आप झूठ बोल सकते हैं, आप कोई इजाज़त है, बल्कि आप गोडे गिट्टे जोड़ के अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद जुवैद समझ के मारेंगे आप। अच्छा, इसमें मुझे याद आया, आप में से कई हज़रात फ़ोनों पे दुआ कराते हुए जो है ना वो डॉक्टर जावेद बन जाते हैं, ठीक है। वो काके काकियाँ आगे से जो भी बंदा होता है उसे कहते हैं कि चलो मकसद आपका चाहे दुआ कराना होता है, लेकिन आज से मैं मना कर रहा हूँ कि ये ना किया करें, ठीक है। उसे बता दें मेरा ये नाम है, या नहीं भी आपने नाम बताना, उसे बताएं कि मैं ठीक हुआ हूँ, आप मुझे काका समझ लें या काकी समझ लें। आपके सामने कई बार लोग कहते हैं कि मुझे 7 साल से वो काकी जी दुआ करा रही हैं, मेरा काम भी ठीक हो गया, मैं खुद भी दुआएं करा रही हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया आज तक। वो कहती बस मैं एक काकी हूँ, तो आप भी काका बना करें। तो उसमें बात जो है वो कहीं और की कुछ और निकल जाती है। तो आज किसी ने फ़ोन करके मुझे बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। खैर, तो हुक्म ये है कि आपने अपना जेस्चर भी शो नहीं करना कि आप इंटरेस्टेड हैं शादी में उस लड़के या लड़की के साथ, ताकि उनका पैचअप अगर हो सकता है तो हो। ये है इस्लाम की असल स्पिरिट। ये जैसे आपने बात करते हुए कह दिया ना शुरू में कि वो आपको पता है मैं शादी होके गई तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आपको तो पता ही है पाकिस्तान में, ठीक है। अल्लाह कह रहा है इन्हें कहो कि ये फ़िरका फ़िरका ना हो, ठीक है। ये फ़िरके का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह ये जो जॉइंट इस्लाम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये नहीं है कि एक ही घर में सारे रह जाएँ, उससे नहीं अल्लाह मना कर रहा। अब एक ही कमरे में सारे बंद करी जा रहे हो, नहीं, आप जगह थोड़ी है, बिल्कुल अपना अपना घर लें। आपकी सोच में आप एक फैमिली हो। पहले तो कबीले एक दूसरे के लिए मर जाते थे ना, अब सगे बहन भाई नहीं एक दूसरे के लिए मर रहे। सिवाय मरग शादी के, शादियां तो इसलिए रखी होती हैं कि अच्छा यदि धी भी वड्डी होंगी भी, हम आएगा ना मनान, असी जाना ही नहीं। मरग का भी कई बार कह देते हैं साडा बनना हो गया फॉर गॉड से। अल्लाह ने सिला रहमी पे बड़ा ज़ोर दिया है और कता रहमी के सख्त खिलाफ है। जो एक यूट्रस के लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा रहना चाहिए, जो एक माँ के रहम से आए हैं। उन्हें आपस में प्यार मोहब्बत भी, एक दूसरे के ऊपर उनका हक़ ज़्यादा है, एक दूसरे का पहले ख्याल करना है और सेक्रीफाइस भी करना है, ये इस्लाम है।
इसमें सलामती है, इसमें कोई भलाई है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते तो फिर आप जगह जगह छितर खाते हैं और बड़ी देर बाद याद आता है। लेकिन कमिंग बैक, हुक्म ये है कि जब तक वो इद्दत पूरी नहीं होती, आप में से कोई अपने किसी हवाले से इशारा भी, डायरेक्ट बात नहीं, इशारा भी नहीं देगा कि आप इंटरेस्टेड हैं शादी में, ताकि उनका अगर पैचअप हो सकता है तो वो हो किसी तरह। और अगर मियाँ बीवी की सुलह कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, एक को उधर ले जाके कहा कि वो तो तुम्हारे लिए मर रहा है, वो चाहे गालियाँ दे रहा हो, उसको जाके कहा वो तुम्हारे लिए मर रही है, वो चाहे गालियाँ दे रही हो, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी किसी तरह सुलह कराने की कोशिश करना, इसमें झूठ बोलने की इजाज़त है। या फिर आपकी जान पे बना, ये जान बच सकती है झूठ बोल के, तो उसके लिए इजाज़त। और आखिरी चीज़ यही है, जंग के अंदर झूठ बोलना, कि ट्रंप नूं कह देना तुहाडे कोल एटम बम है, अच्छा वो देना की होएगा, साढ़े कोल ऐसा मटीरियल आ गया, एटम बम चलते ही नहीं होते, तो साढ़े को माई चीज़ां है। उन्हें कहा कौन ही है, कहते तेनों की पता है, ये महल्लियां ने महल्ले तबाह कर देंदी है। वो ट्रंप खुद WWE से आया हुआ है, नूरा कुश्तियाँ खेल खेल के, ठीक है। इन्होंने तो एक बार असी अपना झारे का भरा घलता कि पता नहीं बेटा था उसका, वो उधर इनके पहलवानों को थप्पड़ मारे, वो रिंग तो बाहर, वो सारे हाथ जोड़ गए, भाईजान सच्ची मुच्ची नहीं लड़ना, उन्होंने समझ ही ना आए, बेचारा खानदानी पहलवान, बड़ी मुश्किल इन्होंने उसको ये नूरा कुश्तियों पे लगाया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब वो बाद पैदा हुए, तो ये उन्होंने घर हूँ, हालांकि उनकी कोई बच्ची है, मैडम कलसूम नवाज, उन्हीं की उस घर से हैं, लेकिन बहरहाल की हो सकता है, तो शैतान आखिरकार घेर ही लेता है। वो हुक्म ये है कि आपने उधर पैगाम भी नहीं भेजना, ठीक। तो उस वक़्त मुसलमान तो थोड़े से थे, तो जिस तरह से उस जंग में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए, अब उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, घर कैसे चलेगा। तो हज़रत जाफ़र तैयार की जो बेगम थी, हज़रत अली की जो बड़ी भाभी थी, उनका नाम भी अस्मा था, ठीक है। तो उनसे फिर शादी किसने की थी? उनसे शादी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने की थी, ठीक है। उनमें से एक बेटा पैदा हुआ था, क्या नाम था उनका? उनको पाला, पैदा हज़रत अबू बकर के बेटे थे वो, और थोड़े ही अभी बड़े हुए थे, तो सरकार भी पर्दा फरमा गए, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी 1 साल बाद चले गए। अब वो फिर बेवा हो गई, बेटा भी अभी छोटा सा था। अब किसने उनसे शादी की और उस बच्चे को किसने पाला? तो हज़रत अली ने अब इस भाभी से शादी की, जो उनके बड़े भाई की बेवा थी पहले, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के निकाह में आ गई। उनमें से एक बेटे भी पैदा हुए, मोहम्मद बिन अबी बकर। फिर वो दोबारा बेवा हो गई, हज़रत अबू बकर फौत हो गए, तो हज़रत अली ने उनसे शादी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है। और इस बच्चे को मोहम्मद बिन अबी बकर को पाला। चचा रिश्ते में तो लगते थे, मतलब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से, बेटे तो वो उनके थे, ठीक है। वो अलहदा बात है कि जब सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई, तो उनके घर में सामने तो हज़रत इमाम हसन हुसैन पहरा दे रहे थे दरवाजे पे, तो पीछे से दीवार फलांग के जो लोग अंदर आए थे, उनमें से एक मोहम्मद बिन अबी बकर थे, क्योंकि उन्हीं की गवर्नरी का पहला लेटर उन्होंने मिस्र भेजा था। लेकिन बाद में वो जो मरवान बिन अल-हकम ने जो साजिश की, जो कुछ भी किया, तो इन लोगों को पता चल गया, ये वापस आए, और वो लंबी कहानी है उस्मान गनी की शहादत की। एनीवेज, तो जब सैयदना उस्मान ने उन्हें देखा और उन्हें कहा कि तुम भी मुझे मुजरिम समझते हो, तो वो पीछे हट गए थे सॉरी करके। लेकिन वो साजिश ऐसी थी, जो भी उस वक़्त की फितना था, वो शहीद हो गए। तो बहुत से सहाबा उसमें शामिल थे जो हज़रत उस्मान गनी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे। तो एक किस्म की बहुत मुसलमानों की वो बदकिस्मती है हमारी। एनीवेज़, तो ये बीवी अस्मा, ये भी बीवी अस्मा है, और आप भी अस्मा है। इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए सुना दी है। तो ये शादियाँ इसलिए भी
होती थी। एक बीवी की मौजूदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और ख़ुद बूढ़े हैं, 60 प्लस हैं, वो शादी कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी पहली बीवियों ने कोई इतराज़ ही नहीं किया, कोई वैंड नहीं पाए, कोई दालच नहीं गई कि एक ही कर देते हैं। तो स्पिरिट थी इस्लाम की, जो ट्रू स्पिरिट थी, उसमें पीछे मकसद शादियां करने का, कोई मज़े लेना या खूबसूरत औरतों के चक्कर में रहना, ये नहीं था। इफ़्फ़त कायम रखना मकसद था। कुरान में भी ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारा रिलेशन जो है वो इफ़्फ़त कायम करने के लिए। उसमें आगे नस्ल भी अगर बड़ी मुसलमान चाहिए भी थे, ठीक है। तो इसके एक मेन पीछे ये वजह भी थी। खैर, वो इतनी लंबी कहानी तेरे साथ हो गई। और हमारे लोग पहले ही मुझे कहते हैं कि सर आप इतनी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, बात कहीं से कहीं ले जाते हैं, ना उसका सर होता है ना उसका पैर होता है। अब इस बात में अंदर भलाई ये सारी बातें सुनाने का क्या फ़ायदा था। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं आपको गरम गरम ठंडी तत्ती सुनाता रहता हूँ, आप बर्दाश्त करते हैं और ठीठा तरासते रहते उत्थे ही हो जिथे तुसीं रहते। लेकिन इलामा इकबाल ने मुझे हौसला दिया हुआ है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो मैं ये शबनम जो है, ये कोशिश करता हूँ कि ये मट्टी शायद आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाए और अच्छी माएँ जो हैं उनसे एक अच्छी कौम पैदा हो। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 9 नवंबर है और वही इलामा इकबाल के शहर में ही गई हूँ। ठीक। हस्बैंड की 25 दिसंबर इकबाल दी तो नूह ही है सर, वो कायदे आज़म है। मैं इलामा इकबाल हूँ, वो कायदे आज़म है, वो 25 है दिसंबर है जी। अब देख लेना तू नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान। अच्छा, ये कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं जी। नवाज शरीफ साहब ने भी यही लिखवाई हुई है। वो तो मैं भूल गई। ठीक है। और हमारी जो मसीही बरादरी है वो बड़ा दिन भी इसी दिन मनाती है। जी जी। ठीक है। तो यानी क्रिसमस पूरी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद जो है वो उस दिन मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर के बड़े फजाइल हैं जी। ठीक है। और नाले जेड़ा बंदा होया ही बड़े दिन पैदा जी तो उन्होंने बड़ा मान लो तुसी। ठीक है। चल शुक्र है बात समझ आ गई। तो अपना नाम प्यार से पढ़ती रही, इतने प्यार से जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेता है ना सारा दिन। सो 1 वीक पढ़ना जितना तेरी बाजी ने कहा। जी ठीक, बाजी नहीं छोड़नी बीच में, ते बाजी को नहीं निकालनी। जी ठीक है। बाजी नाते पढ़ती है ते बड़े प्यार ना एदा टिंग उथे लिंक ही गई। सही, इस दफ़ा गुंबद खज्जा के सामने वही सुनती गई हूँ, अंदर आजुल जना में भी। ठीक है। तूने मोहसिन के लिए दुआ की थी वहाँ पे? जी सर। क्या दुआ की थी? अल्लाह मियाँ इसकी दाढ़ी सफ़ेद ना हो। सर पिछले दिनों काली कटवाई हुई थी। पिछले दिनों करवा के आए थे, डाई करवा के आए थे। डाई करवा के जी। इनकी इनहेरिटेड है वाइट बाल जो है ना, सब भाइयों के हैं ऐसे। कुछ तो बहुत बूढ़े हैं, जवानी में बुजुर्गी आ जाती है। जी जी, कुछ तो बहुत ही बूढ़े हैं। वो कहा ना कि बुजुर्गी तो है ना, जिस माँ के ये बच्चे हैं जी जी, तो कुछ तो आया होगा ना। जी सबको है, सबके आप बस सारों को प्यार से, जो कि आपके लिए सारे बड़े हैं। जी सर। आप बस इज्जत दिया करो सबको। जी सर। ठीक है जी। और बड़े कभी डांट डपट कर भी दें तो वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। जी सर। खुश रहना चाहिए। सर बहुत कम आते थे हमारी तरफ, लेकिन जब भी आए हैं तो इज़्ज़त और प्यार से ही, एहतराम ही किया उनका। बस ये आपके ऊपर बनता है, ये कोई आपने एहसान नहीं किया। जी सर। ठीक है जी। लाहौर दी कुड़ियां तो साडा नक ना देखना, छोटा जिहा नक है मेरा, कटा ना नहीं, तेरी मेहरबानी। जी सर। ठीक है जी। सियालकोटी कहन के आहो लियाए सन कुड़ी एक लाहौरू, आफत ही सी भाजी। ठीक है ठीक। ਉਹਦਾ ਨਖਰਾ ਹੀ बड़ा सी। तो वो कहें कि नहीं नहीं लाहौरों एक कुड़ी आई है, इतों तो सारिया माइयां पर्स कच्छे मार के लाहौर टुर गई ने कहती है जी नूह लियानी। ठीक खबरें आए ना ऐसी। जी ठीक है कि सियालकोट में लाहौर ब्रांड की वाह 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 हो जाए, कितों लियाए नूह लाहौरों, होर कितों लियानी सी। ठीक असी घट हाँ किसी नालों। जी सर। ठीक थैंक यू। आप किसी और को पकड़ा, मेरे से इतनी बातें की हैं तूने, दर्द तो नहीं हुई? नहीं थोड़ी सी एक दफ़ा हुई है, लेकिन वो फिर पता नहीं खुद ही ठीक हो गया है। वो उस वक्त जब मैंने कहा ना कि यह काम ठीक करते, तू क्या नहीं नहीं नहीं
नहीं तो नहीं वो उस सर। वक्त होती है जब अंदर से होता है ना सर ऐसे डेली भी कैसे नहीं हो सकता होती, है। डेली भी नहीं होती है, लेकिन कभी डेली तो तू अच्छी है, तुझे रोका हाँ इसीलिए जा रहा कभी है कि तू कभी। अच्छी है। अगर तू गॉन केस होता फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो कोई फरिश्ता छोटा सा पास बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि काकी यहाँ से गलती करती है, तो वो उस वक्त स्विच ऑन करता है, ऑफ कर देता है। ठीक है। सर ये सूर्य रहमान थेरेपी के बाद ही पता चला कि कुछ है, पहले तो पता ही नहीं था। वो अंदर ही अंदर फैल जाता खुदा न खास्ता। जी। ठीक है, नहीं वो पता ना तू कराने निकलती, तू एक हफ्ता और सूर्य रहमान सुन लेती तो उससे भी तुझे गलती पता चल जाती। या तू जितनी तनदही से तू डॉक्टरों के पास जा रहे हो, सर जितनी अब तो नहीं मुश्किल जा मिजाजी रही। से, उतने ही प्यार से अल्लाह के आगे फिर पेश हो जाती कि अल्लाह मियाँ मैं करा लेती हूँ, जिस डॉक्टर को पैसे देने हैं मैं दे देती हूँ, नहीं मुझे बता तो दे मैं क्या करूँ। तो सर अल्लाह इस मियाँ दफ़ा इशारा दे तो देते मैं हैं। इतनी खुश थी क्योंकि मैं जब भी जाती थी मुझे वायरल इन्फेक्शन होता था। इस दफ़ा मैं बहुत खुश कि मैं बीमार नहीं हुई, मेरे दोनों भाई हो गए लेकिन मैं नहीं हुई। वापस आई हूँ, एक हफ़्ता बीमार गई हूँ लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गई। लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है फिर मैं इत्तेफाक गई हूँ तो मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी थी। देखा मुझे ये फ़ोन आ गया काकी का, जी ये भी जी। बहुत बात शफीना सल्ले अला